हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 एमपी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़। ये आपके रिपीटेड है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक वॉच करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी जो मैं आपको बताऊंगी। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे है आपका, यह है आपका इकाई 2 प्रबंध के सिद्धांत एवं महत्व। सबसे पहला है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर हैं। फिर है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था, श्रमिक। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन। फिर है, हेनरी फ्योल एक क्या है, प्रशासनिक सिद्धांतकार है ना। इसको प्रबंध सिद्धांतकार भी बोलते हैं, प्रशासनिक भी बोलते हैं, खनन इंजीनियर थे ये भी बोलते हैं। तो आप वर्ड जब ऐसे ऐसे यूज़ किया जाए तो आप अपने माइंड को ना घुमाइएगा, ठीक है। फिर है, सही जोड़ी बनाइए। प्रयोग, सोपान श्रृंखला, समान व्यवहार, क्रियात्मक, फोरमैनशिप, है ना। फ्योल। तो सबसे पहले प्रयोग, प्रयोग जो है टेलर का है। फिर है सोपान श्रृंखला, ये किसका है, आपका फेयोल का है। फिर है समान व्यवहार, ये समता का सिद्धांत है, समान व्यवहार। फिर है क्रियात्मक, फोरमैनशिप, टोली नायक। तो देखेंगे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं, ये आपका ट्रू है। फिर है, प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम पर आधारित हैं, ये भी आपका ट्रू है। फिर है, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, ये भी आपका ट्रू है। तो देखो, प्रबंध की सिद्धांत गतिशील है कैसे, देखो प्रबंध जो है एक गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस, आप सब पढ़े हो। ये क्या करता है, आपका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में परिवर्तन है ना, जो आपका मैनेजमेंट है वो इसमें परिवर्तन होते रहता है। ये क्या एक प्रकार का गतिशील, मतलब ये गत्यात्मक है ना। फिर आपका प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम। अब देखो, प्रबंध में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रबंध के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करके काम करते हैं अपने बिजनेस में। फिर क्या है, उससे हमको परिणाम प्राप्त होता है। फिर प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है। देखिए, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, हम उन्हीं सिद्धांतों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वही क्या है हमारे लिए, मार्गदर्शन। फिर है आपका मानसिक क्रांति का क्या है। मानसिक क्रांति ये एक प्रकार का जो F.W. टेलर हैं उनका सिद्धांत है, मानसिक क्रांति का सिद्धांत। इसके बीच है जो श्रम तथा प्रबंध, पूंजी वर्ग तथा श्रम होते हैं, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जो है मान्यताओं और विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही क्या होता है, मानसिक क्रांति का सिद्धांत है। फिर है, प्रबंध के दो सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत की दो विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, प्रबंध की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि क्या होता है, व्यवसाय में हमको निरंतर सुधार है ना की आवश्यकता पड़ती रहती है, और ये इसी कारण क्या है, एक आपकी सतत प्रक्रिया है। फिर है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। इसमें क्या है, हम अन्य व्यक्ति समूह के सहयोग के द्वारा कार्य को पूरा करते हैं, तो ये क्या है, एक सामूहिक क्रिया। फिर है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला, इसी क्या होता है, किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, तो उच्चतम पद से जो निम्नतम पद की ओर क्या होता है, एक औपचारिक। औपचारिक क्या होता है, मतलब ऊपर से नीचे, है ना। इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं, सोपान श्रृंखला। फिर है, वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध एक दर्शन है। यह धारणा किसकी है, ये है F.W. टेलर की। देखिए, जो कार्य और कार्मिकों के प्रबंध की तीर के तुक्के तथा अंगूठे के नियम पर आधारित परंपरागत विधियों के स्थान पर अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई। देखो, वैज्ञानिक प्रणाली क्या होती है, इसमें जो है हम लोग जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, कार्मिक रहते हैं, उनको प्रबंध के तीर और तुक्के, मतलब ये है जो प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें कार्य करते हैं, उसके नियम, परंपरागत विधियाँ, अनुसंधान, प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसके आधार पर हम अपनी विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। फिर है, वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। अडेफिनाइट प्लान, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य प्रधान लक्षण है कि प्रत्येक कार्य को क्या करता है, प्रारंभ करने से पूर्व उसकी एक प्लानिंग कर लेता है, और जो सारा प्लानिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। फिर है, वैज्ञानिक विश्लेषण, एनालिसिस तथा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या है, हमको कोई भी योजना है हमारी प्लानिंग, उसको कार्य को करने से पूर्व हम देखते हैं कि जो कुशल प्रबंधक है ना, वो उसके विभिन्न अंगों का विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रयोग करके देख लेते हैं कि उसकी उपयोगिता किस सीमा तक उपयुक्त रहेगी तथा पर्याप्त। फिर है, नियमों का समूह, अ सेट ऑफ रूल्स। हम क्या करते हैं, जो प्लान बनाए हैं उसके लिए हम
उसी के अनुसार हम नीतियों का भी, नियमों का, है ना, रूल्स रेगुलेशन का निर्माण करते हैं। और ये क्या है, उनका उपयोग कौन करता है? समूह, क्योंकि काम अकेले नहीं किया जाता है, समूह, है ना, जो प्रबंध होता है वो दूसरों से कार्य कराने की तरह समूह में, ठीक है। फिर आपका सामयिक प्रयोग, टाइम स्टडी। वैज्ञानिक प्रबंध में जो समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल तुरंत उचित प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। मतलब इसमें जो भी सामयिक जो आते हैं प्रॉब्लम, उनको तुरंत ही उसका हल निकाल लिया जाता है। फिर टाइमलेस स्टडी किया जाता है ना, सामयिक प्रयोग। फिर है मितव्ययिता, इकोनॉमी। जो वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला वो क्या है? मितव्ययिता। इसको लागू करने के लिए क्या होते हैं, हमको उत्पादन के समस्त जो अनावश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है, और यह प्रयत्न किया जाता है कि हम क्या करें, न्यूनतम व्यय पर अधिकतम से अधिक अच्छे से अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकें। फिर है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। सबसे पहले प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने में। अब देखिए, जो प्रबंध का सिद्धांत है वो प्रबंध को वास्तविक दुनिया स्थिति में कैसे उपयोगी है ना। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए क्या है, प्रबंध की स्थिति और प्रबंध की ज्ञान समझ, इसमें वृद्धि होगी। फिर है संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। कंपनी को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं। देखो, जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके उपयोग को हमको अच्छे से प्रभावी बनाने के लिए भी प्रबंध का सिद्धांत का महत्व है। जो हमारे पास भौतिक और मानवीय दोनों संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और इनका उपयोग हमको क्या करना पड़ता है, इनका उपयोग हमको अधिकतम उपयोग करना पड़ता है। इसके अधिकतम उपयोग से अभिप्राय ये होता है कि संसाधनों को हम इस प्रकार उपयोग किया जाए कि हमको कम से कम लागत पर अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। फिर है वैज्ञानिक निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में। देखो, जो निर्णय होता है वो यहाँ पे उद्देश्यों के रूप में पहले विचार, फिर न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो एस्टिमेटेड होता है उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उनका वैल्यूएशन करते हैं। फिर है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं पूरा करना। देखो, जो आपके आधुनिक युग है इसमें हमको क्या है, अगर हमको अपने जो संगठन है, बिजनेस को अच्छे से चलाना है, हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें जो है बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है ना, इन्वायरमेंट के अनुरूप हमको परिवर्तन होना रहता है व्यवसाय में, जिसके कारण क्या है, प्रबंधकों की पर्यावरण पर बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सहायक होते हैं। फिर है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा अनुसंधान। जो प्रबंध सिद्धांत के विषय के ज्ञान का मूलाधार क्या होता है कि प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा, रिसर्च सेंटर के रूप में, रिसर्च है ना, अनुसंधान के आधार पर रूप में किया जाना चाहिए। फिर है समय अध्ययन गति अध्ययन। समय अध्ययन जो है पहले किया जाता है और गति अध्ययन बाद में किया जाता है। समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाला समय और श्रमिकों द्वारा काम में लाए गए समय का अध्ययन किया जाता है, लेकिन गति अध्ययन में श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन किया जाता है। समय अध्ययन में स्टॉप वॉच मतलब वॉच का है ना प्रयोग किया जाता है, और गति अध्ययन में कैमरे का। आप सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, उसमें दिया गया है आपको। फिर है समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य व घंटे दिनों को मापा जाता है, और गति अध्ययन में उसने कितना कार्य किया है, आदर्श विधियों को प्रयोग में लाया है, ये नापा जाता है। फिर है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझाइए। सबसे पहले श्रम विभाजन ये होता है कि जिनको जो कार्य अच्छे से आता है उनको कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसी समान क्षमता वाले कर्मचारी नहीं होते हैं क्योंकि किसी भी उपक्रम में, तो उनको उनके अकॉर्डिंग कार्य को बांट देना, इसको बोलते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत। फिर अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। अब देखिए, अधिकार दायित्व एक गाड़ी के दो पहिए के समान है और एक सिक्के के दो पहलू के समान है। देखो, जब आप किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दोगे तब तक वो अपने दायित्व को क्या करेगा, पूरा नहीं करेगा, है ना। तो आप उसे अधिकार दोगे तभी वो क्या होगा, अपने दायित्व को पूरा करेगा। दायित्व के साथ अधिकार भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अनुशासन का सिद्धांत। देखो, जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, अतः श्रेष्ठ कार्य परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, हमको रूल हेतु बहुत सारे नियम, कानून तथा दंड का प्रावधान भी स्पष्ट होना चाहिए। आदेश की एकता। जो कर्मचारी होते हैं उनको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको अनेक अधिकारी से आदेश मिलने लगे तो वो उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि किसका पालन करेंगे। फिर है निर्देश की एकता। अब उन्हें निर्देश भी एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, दौरान कर्मचारी को, है ना, निर्देशक से ही निर्देश मिलना चाहिए ताकि उसका पूर्ण रूप से पालन कर सकें, क्योंकि एक से अधिक निर्देश की दृष्टि में क्या होता है, उनको कार्य में रुकावट आती है। फिर है एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, कार्य संबंधी अनुमान। हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये जो सिद्धांत है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, ये कहते हैं कि हमको इस बात का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिए कि जो एक श्रमिक होता है वो किन परिस्थितियों में कितना कार्य करता है,
अनुमान के बिना यह मालूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रमिक का जो प्रमापित उत्पादन से कम कार्य करते हैं कि अधिक, ये देखना जरूरी है। फिर है उत्तम सामग्री की व्यवस्था। अब देखो, कारखाने में प्रयोग किए जाने वाले रॉ मटेरियल का प्रभाव जो है श्रमिक की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अगर माल अच्छी किस्म का होगा तो अच्छे की उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उत्पादन लागत में क्या होती, कमी आएगी। फिर अपवाद का सिद्धांत, ये होता है टेलर का मानना है कि जो संस्था के सभी कार्य समान परिस्थिति में अधीनस्थों द्वारा ही किए जाने चाहिए। केवल अपवाद की स्थिति में ही क्या है, प्रबंधकों को रोजमर्रा के कार्य में क्या करना चाहिए, इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं हम, प्रत्येक कार्य के लिए जो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही किया जाना चाहिए, और प्रत्येक कार्य को हमको योजना उसकी पहले से बनाकर ही करनी चाहिए। फिर है कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण का सिद्धांत। हमें कर्मचारियों को उचित चयन मतलब चयन जो है सिलेक्शन उचित तरीके से होना चाहिए, और कार्य के अनुरूप व्यक्ति का चयन होना चाहिए। जो अकुशल कर्मचारी हैं उन्हें आवश्यकता पड़ने पर हमको क्या करना चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। फिर है टेलर व फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में अंतर। टेलर ने अपने सिद्धांत में क्या किया है, तकनीकें को निम्न स्तर में रख दिए हैं, जबकि फेयोल ने क्या है, सिद्धांत में उच्च स्तर में रखकर बनाए जाते हैं। फिर है केंद्र, फोकस। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया है, लेकिन फेयोल ने क्या किया है, संगठन के कुछ प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया है। यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया है, कार्यात्मक फोरमैनशिप पर बल दिया है, लेकिन जो फेयोल है उसने क्या किया है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का अनुसरण किया है। फिर है एप्लीकेशन, लागू होना। टेलर की जो तकनीक है हम लोचशील होती है, इन्हें हम क्या करते हैं, विशेष स्थितियों में लागू किए जाते हैं, लेकिन जो फेयोल का सिद्धांत है ये अधिक लोचशील है, क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। फिर है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। टेलर एक वैज्ञानिक थे और इन्हें क्या था, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जाना था। फेयोल ये क्या थे, एक प्रोफेशनल थे, मतलब ये पेशेवर थे, इन्हें सामान्य प्रबंध के रूप में जाना जाता है। थैंक यू आप सभी को।